BA पार्ट सेकेंड ईयर फ़िलासफ़ी। वेलकम बच्चों, मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों हम कर रहे थे लॉजिक में मिल्स मेथड्स। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ कॉजेशन पर आपसे चर्चा की थी, जिसमें हमने कारणता क्या है और बहुकारणतावाद सिद्धांत पर विशेष रूप से चर्चा की थी। इसी के कंटिन्यूएशन में आज हम करेंगे J.S. मिल्स एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी J.S. मिल की प्रायोगिक विधियाँ। कल मैं आपको बता रही थी कि तर्कशास्त्री ये मानते हैं कि कुछ विधियाँ जो है प्रकृति में जो प्राप्त कारण संबंध है उनको ढूंढने का भी प्रयास करती है, जिसमें फ्रांसिस बेकन पहला तर्कशास्त्री है जिन्होंने 16वीं शताब्दी में इन विधियों की क्षमता को स्पष्ट किया था। यद्यपि कारण संबंधों की खोज करने की विधियां सबसे पहले बेकन द्वारा ही सुझाई गई है, परंतु J.S. मिल ने 19वीं शती में इन विधियों को एक व्यवस्थित और सूत्रबद्ध क्रम दिया। इन्होंने ही पहली बार इन विधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, जो वैज्ञानिक अन्वेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन विधियों को इन्होंने एक नया नाम दिया, प्रायोगिक अन्वेषण की विधियाँ। इन्होंने जो विधियाँ बताई है वो मूल रूप से 5 हैं। मेथड ऑफ एग्रीमेंट, अन्वय विधि, मेथड ऑफ डिफरेंस, व्यतिरेक विधि, जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस, अन्वय व्यतिरेक विधि, मेथड ऑफ रेजिड्यूज, अवशेष विधि, मेथड ऑफ कॉनकमिटेंट वेरिएशन, सह परिवर्तन या सहवर्ती विचलन विधि। अब इन विधियों पर हम चर्चा करें इससे पहले हमें कुछ पूर्व मान्यताएं हैं, उनको भी जानना आवश्यक है, जिसे मिल ने कारण संबंध का आधार बताया है। पहला मिल ने बताया है कि प्रायोगिक अन्वेषण की विधियाँ इस मान्यता पर आधारित होती है कि जब भी हम किसी भी घटना का कारण जानना चाहते हैं तो कारण उपस्थित होता है, तभी घटना घटती है। दूसरा, जब भी कारण का अभाव होता है तो कार्य का भी अभाव होता है। तीसरा, उन्होंने कहा कि जब भी कारण में कोई परिवर्तन होता है तो कार्य में भी उसी तरह का परिवर्तन होता है। चौथा, इन्होंने बताया है कि एक विशेष कार्य का कारण जो है किसी दूसरे कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो मिल की जो ये प्रायोगिक विधियां हैं, इन विधियों को कारणों की इन पूर्व मान्यताओं के संदर्भ में ही हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो इनकी विधि है वो है मेथड ऑफ एग्रीमेंट, यानी अन्वय विधि। अन्वय का मतलब होता है एक के उपस्थित रहने पर दूसरे का भी उपस्थित रहना। तो मिल की जितनी भी प्रायोगिक विधियां हैं उनमें सबसे अधिक लोकप्रिय विधि अन्वय विधि है। वैज्ञानिक और दार्शनिकों के साथ साथ सामान्य आम जनता द्वारा भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। किसी भी घटना का जब बार बार घटित होता है तो वो अन्वय विधि का आधार माना जाता है, और एक के उपस्थित होने पर दूसरे का भी उपस्थित होना ही अन्वय विधि कहलाती है। J.S. मिल ने इस विधि को एक परिभाषा से स्पष्ट किया है कि यदि अनुसंधान में, यानी जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, उस अनुसंधान में रखी गई जो घटना है, उस घटना के 2 या उससे ज़्यादा उदाहरणों में कोई एक भी परिस्थिति अगर हमें सामान्य दिखाई देती है तो वह सामान्य परिस्थिति ही जो सभी उदाहरणों में मौजूद है
उस घटना का कारण या कार्य होती है। तो इस विधि के द्वारा उन्होंने एक उदाहरण से इसको समझाया है। इरविंग एम कॉपी ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि मान लो कोई एक डिनर पार्टी है और उस डिनर पार्टी में बहुत सारे मेहमान जो है बीमार हो गए हैं। अब उनकी बीमारी के कारणों को जानने के लिए डॉक्टर जो है अन्वय विधि का प्रयोग कर रहा है, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं है कि वो अन्वय विधि का प्रयोग कर रहा है। वो खाद्य पदार्थों के बारे में पूछताछ करेगा जो सब लोगों ने खाया है, और डॉक्टर जो है एक सामान्य कारण को ढूंढना चाहेगा, एक सामान्य घटक को अलग करना चाहेगा। यानी वह एक खाद्य पदार्थ जिसे सभी बीमार मेहमानों ने खाया है, मेहमानों ने जैसे रोटी, दही, चावल, सब्जी, सलाद और आइसक्रीम खाई थी। तो डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सभी का जो कॉमन चीज़ खाई गई है वो आइसक्रीम है। तो आइसक्रीम खाना ही एक सामान्य कारण है जो सभी बीमार मेहमानों के भोजन में था, और यही मेहमानों की बीमारी का कारण या उस कारण का अंश हो सकता है। तो मिल ने इस विधि को इस तरह से स्पष्ट किया है कि यदि अन्वेषण में रखी गई घटना के 2 या अधिक दृष्टांतों में से कोई भी एक स्थिति अगर सामान्य है, तो वह सामान्य स्थिति जो सभी दृष्टांतों में उपलब्ध है दी गई घटना का कारण या कार्य है। ठीक है। अन्वय विधि की विश्वसनीयता जो है दृष्टांतों की बड़ी संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज़्यादा उदाहरण होंगे कारण संबंध उतना ही अधिक विश्वसनीय होगा। ठीक है। अब इस विधि को आगे चल कर के इन्होंने एक नया नाम भी दिया, निरीक्षण विधि भी कहा। यही इसके गुण और दोषों का कारण होती है। यह विधि जो है, इस विधि का जो प्रयोग है उन स्थलों पर करना बहुत खतरनाक होता है। कारण संबंध को स्थापित करने के लिए ही निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर इसका प्रयोग खतरनाक होता है वहाँ इसका नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी घटनाएं इतनी कम हो जाती है, इतनी कम बार घटती हैं कि दूसरे दृष्टांत के होने तक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो ऐसा भी संभव है कि कोई भी घटना 100 वर्षों में एक बार ही घटित हो। तो ऐसे उदाहरणों के लिए यह विधि जो है उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसके अतिरिक्त मिल की यह विधि जो है, इसकी आवश्यक शर्त है कि कारण और कार्य जो हैं इन दोनों को सरलतम अवयवों में विश्लेषित किया जा सके। जैसा कि एक प्रतीकात्मक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ए बिल्ली ने एक्स का रास्ता काटा, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि एक्स का काम नहीं बना। बी बिल्ली ने वाई का रास्ता काटा, तो वाई का भी काम नहीं बना। सी बिल्ली ने एक्स का रास्ता काटा, तो इससे जेड का दुर्भाग्य साबित हुआ। और डी बिल्ली ने एम का रास्ता काटा, तो इससे एम का काम नहीं हुआ। तो इसलिए बिल्ली द्वारा रास्ता काटना किसी आदमी के दुर्भाग्य का कारण है। अब इस उदाहरण में स्पष्टतः अन्वय विधि प्रयुक्त हुई है, पर हम ये भी जानते हैं कि बिल्ली द्वारा रास्ता काटना जो है दुर्भाग्य के कारण नहीं होता, ये एक संयोग भी हो सकता है। तो हम ये कैसे जानेंगे कि कौन से सामान्य घटक जो हैं अनिवार्य हैं और घटना का कारण है और कौन से आकस्मिक है? तो अन्वय विधि के अलावा भी कुछ विधियाँ ऐसी हैं जिनके आधार पर हमें सही कारण का पता चलता है। इरविंग एम कॉपी महोदय ने, जो इस पेपर के लेखक हैं, बहुत ही अच्छे दृष्टांतों के द्वारा इस बात को समझाया है कि किस तरह से एक सामान्य उपयोगी घटक को अलग करने में मुश्किलें आती हैं। जैसे XYZ ने ब्रांडी और पानी पिया, उन्हें नशा हो गया। XYZ ने स्कॉच, विस्की और पानी पिया, उन्हें नशा हो गया। XYZ ने जिन और पानी पिया, उन्हें नशा हो गया। अब इन उदाहरणों में पानी उपस्थित है, इसलिए निष्कर्ष निकाला कि पानी ही नशे का कारण है, और यह दृढ़ निश्चय किया कि इस द्रव का यानी पानी का भविष्य में प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन अन्वय विधि के प्रयोग में एक मुख्य परेशानी यह है
जबकि यह तय करना मुश्किल है कि दो तथ्यों का साथ घटित होना संयोग मात्र है या वो एक अनिवार्य संबंध है। ऐसा भी लगता है कि अंधविश्वास और वैज्ञानिक ज्ञान दोनों का ही प्रारंभिक बिंदु एक ही है, यानी तथ्यों के साथ साथ घटित होने का प्रत्यक्ष। दोनों ही स्थितियों में हमारे विश्वास का आधार घटनाओं का साथ साथ होना है, किंतु जहाँ अंधविश्वास कारण संबंध पर आधारित नहीं होता वहीं विज्ञान कारण संबंध पर आधारित होता है। तो अन्वय विधि कारण संबंध की ओर संकेत कर सकती है पर उसे प्रमाणित नहीं कर सकती। ठीक है, कभी कभी अन्वय विधि जो है कारण संबंधों को समझने का हमें आधा मार्ग ही दिखलाती है। जैसे ये दृष्टांत जब हमने लिया कि जब खाना खाने से लोग बीमार हो गए तो डॉक्टर ने दो भोजन के पदार्थों को बीमारी के कारण के रूप में अलग किया, तो उन दोनों में से बीमारी के असली कारण को ढूंढने में अन्वय विधि मदद नहीं कर सकती। उस स्थिति में डॉक्टर को एक दूसरी विधि का सहारा लेना पड़ेगा, एक दूसरी विधि की आवश्यकता होगी। तो वो दूसरी विधि जो है वो व्यतिरेक विधि कहलाती है, मेथड ऑफ डिफरेंस। अब व्यतिरेक विधि का प्रयोग तो उन स्थितियों में भी हो सकता है जिनमें अन्वय विधि अपनाई जाती है, लेकिन जहाँ अन्वय विधि के लिए उदाहरणों के लिए बड़ी संख्या में दृष्टांतों की आवश्यकता होती है, वहीं व्यतिरेक विधि में केवल 2 उदाहरणों की आवश्यकता होती है और वो दोनों दृष्टांत एक बात को छोड़कर अन्य सभी बातों में समान होने चाहिए। जैसे यदि हवा भरे जार में घंटी बजती है तो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन यदि हवा के बगैर जार में घंटी बजती है तो घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती, जबकि बाकी सभी बातें समान हैं इसमें। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हवा की उपस्थिति घंटी की आवाज़ के कारण का एक आवश्यक हिस्सा है। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई डॉक्टर है जो सर्दी जुकाम की किसी विशेष दवा की क्षमता की जांच करना चाहता है। वह ऐसे लोगों की सूची बनाएगा जिन्हें सर्दी है और उन्हें वह दवा नहीं ली और इसलिए लंबे समय तक बीमार रहे। तो डॉक्टर ने उनकी भी सूची बनाई जिन्होंने वह दवा ली और वो तुरंत ठीक हो गए। तो मरीजों के इन 2 समूहों से चिकित्सक जो है यानी डॉक्टर जो है दवा की क्षमता तय करता है। तो व्यतिरेक विधि के नियम को मिल महोदय ने इस तरह से स्पष्ट किया है कि यदि 2 उदाहरणों में जो एक स्थिति को छोड़कर दूसरी बातों में बिल्कुल समान है, पहले में अन्वेषण की जा रही घटना घटती है और दूसरे में नहीं घटती, तो पहले उदाहरण की विशेष स्थिति जो दोनों उदाहरणों की भिन्नता का आधार है वही घटना का कार्य होगी या कारण होगी या उस कारण का अंश होगा। ठीक है, इस तरह से व्यतिरेक विधि में केवल 2 वैसे दृष्टांतों की आवश्यकता होती है जो एक को छोड़ दूसरी सभी बातों में पूरी तरह से समान हो। अब व्यावहारिक तौर पर इस आवश्यकता को पूरा करना बड़ा ही मुश्किल होता है। कोई भी इतनी आसानी से ऐसे 2 उदाहरण नहीं ढूंढ सकता जो एक बात को छोड़ अन्य बातों में बिल्कुल समान हो। कई बार यह स्थिति जो है असंभव प्रतीत होती है। तो मिल का मानना है कि यदि व्यतिरेक विधि का प्रयोग हम उसकी शर्तों के अनुसार करें तो ये कार्य कारण संबंध को प्रमाणित करती है और निश्चित रूप से निष्कर्ष तक हमें ले जाती है। लेकिन कुछ तर्कशास्त्री कहते हैं कि मिल की विधियों में केवल व्यतिरेक विधि ही कारण संबंध को स्थापित और प्रमाणित करती है, परंतु यह दावा भी सटीक नहीं है। वास्तव में न तो आगमन तर्क से न ही प्रायोगिक विधि निष्कर्ष को अंतिम रूप से सिद्ध करने में सक्षम है। तो व्यतिरेक विधि भी दूसरी विधियों की तरह कुछ सीमाएं रखती है। जहाँ प्रयोग बहुत खतरनाक होते हैं वहाँ यह विधि प्रयुक्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये थे कारण संबंधों को जानने के 2 मेथड, अन्वय विधि और व्यतिरेक विधि। ठीक है, कल हम करेंगे नेक्स्ट 3 मेथड्स। ओके, थैंक यू।